अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि क्या है फंगस, क्या है उसके कैरेक्टर, क्या है उसको कैसे हम लोगों ने प्रिवेंट करना है, ट्रीटमेंट क्या होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स पढ़ी थी कि मीन माइकोसिस क्या है, हमारे पास माइकोसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सुपरफिशियल माइकोसिस, हमारे पास सिस्टमिक माइकोसिस, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा लैब डायग्नोसिस ऑफ फंगस कि मीन हम लोग फंगस को लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्ट उसके लिए डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को पहली चीज़ चाहिए होती है सैंपल, कि हम लोग फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस जब करना है कि किस टाइप ऑफ फंगस से ये इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों को सैंपल जो है वो कलेक्ट करना होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी स्पेसिफिक साइट पे। तो कलेक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्टिव लेयन। मीन वो जो ज़ख़म हुआ है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, जो लेयन है वो एक्टिव लेयन से हमें फंगल इन्फेक्शन की जो फंगल के सेल्स हैं, मीन यीस्ट है या वो हाइफी है, वो हमें मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड लेयन। क्योंकि ओल्ड लेयन में ये होता है कि फंगल के जो स्पोर्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास जल्दी जो है वो डीनेचर हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या हमारे पास ओल्ड वन आउट लेयन डोंट कंटेन वायबल ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले कहा कि हमारे पास यीस्ट या हाइफी फॉर्म है जो फंगस की, वो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मीन आप लोगों ने क्लीन ग्लव्स पहनने होंगे, उसके बाद जो है आप लोगों ने क्लीन इक्विपमेंट्स यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द लैब कंडीशन जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। एसेप्टिक कंडीशन मीन कि आपने जो है वो इटसेल्फ खुद को भी बचाना है और पेशेंट को भी, और जो फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्प्रेड को रोकने के लिए जो हम लोग स्टेप्स लेते हैं उन्हें कहते हैं एसेप्टिक कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्ट सफिशिएंट सैंपल। मीन सैंपल हम लोगों ने इतना कलेक्ट करना है कि वो ये ना हो कि आप एक दफ़ा सैंपल ले चुके हैं और दोबारा बाद में आगे जाएं। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि आगे हम लोगों ने इससे फर्दर कौन कौन से मेथड करने हैं। तो इनसफिशिएंट सैंपल से क्या होगा कि हम लोगों को वो डिज़ायर अमाउंट सैंपल की नहीं मिली, तो अगेन बार बार पेशेंट को कॉल करना या डिस्टर्ब करना ये है उसमें फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज स्टेराइल कलेक्शन डिवाइसेस एंड कंटेनर्स। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जो फंगल के स्पोर्स हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये स्प्रेड होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करना है, स्टेराइल इक्विपमेंट्स यूज़ करनी है। दूसरा ये है कि फंगस जो है वो एवरीवेयर उसके स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इन केस हम लोगों ने वो जो कंटेनर है वो ऐसा लिया है जो कि मीट पहले से कंटामिनेटेड था, हो सकता है कि उसमें कोई फंगल स्पोर्स हो, तो मे बी कि जो पेशेंट का सैंपल है उसमें कोई भी फंगल स्पोर्स ना हो, मीन उसमें कोई भी फंगस की टाइप नहीं है, लेकिन जो हमारा कंटेनर है इटसेल्फ वो स्टीरलाइज नहीं था। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हम लोग जब फर्दर कल्चर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास वही फंगल की ग्रोथ आएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने स्टेरलाइज कंटेनर और जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ करें वो हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिमेन शुड बी लेबल्ड अप्रोप्रिएटली। आप लोगों को पता है कि लैब में डिफरेंट एक ही नाम के डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं और उनकी मे बी की इन्वेस्टिगेशन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल आप लोग लैब में अक्सर देखते हैं सीपी कर रहे होते हैं तो एक ही नाम की 3-3 4-4 पेशेंट होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लैब कंडीशन या लैब नंबर जो होता है, हॉस्पिटल नंबर जो भी है, उसको प्रॉपरली लेबल करना है, साथ में पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन यमीन की डिमांड क्या है, फिजिशियन ने क्या डिमांड किया था, क्या टेस्ट है। मीन आप फंगल इन्फेक्शन के अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं कि क्या डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड अब फिजिशियन हम लोगों ने क्या करना है, उस सैंपल को लेबल करना है और साथ में ये लेबल करना है कि आपने सैंपल कहाँ से लिए है, क्या सैंपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्किन का सैंपल लिया है
तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि टाइप ऑफ सैंपल क्या है आपके पास, स्किन स्क्रैपिंग्स है, या मे बी कि आप फंगस के लिए हम लोग मोस्टली ये स्किन लेते हैं, हेयर्स लेते हैं, नेल्स लेते हैं, तो मे बी कि आप हेयर्स ले रहे हैं तो वो आप टाइप ऑफ सैंपल भी मेंशन करेंगे, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन क्या है हमारे पास कि नॉर्मली हम लोग जैसे बैक्टीरिया की बात की थी या वायरसेस की, तो वायरसेस के में हमने क्या कहा था कि हमारे पास यही मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। मेथड ऑफ डिटेक्शन हमारे पास जैसे वायरोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर फेस कंट्रास्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड है हमारे पास, डिफरेंट पीसीआर कर रहे हैं, एलाइजा कर रहे हैं, या हम लोग जो है वो वायरसेस को कल्चर करके फर्दर आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह फंगस के लिए भी हम लोग के पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि किन किन तरीक़ों से हम फंगस को डायग्नोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आप लोग पहले से फेमिलियर हो कि मीन आपने डायरेक्ट सैंपल लिया, चाहे वो हेयर है, स्किन है, नेल्स हैं, या हमारे पास कोई लेयन्स हैं, वहाँ से आपने कोई पस वगैरह ली है, तो वो आपके पास सैंपल आएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मीन डायरेक्टली आप माइक्रोस्कोप में उसका स्मेयर बनाएंगे और उससे देखेंगे कि आपके पास वहाँ पे यीस्ट या हाइफी तो नहीं आ रही। यही हो सकता है कि आप लोग माइसीटोमा की कंडीशन में देखें, वो पूरे की पूरा बॉडी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, चाहे वो लेग हो, फुट हो या हैंड, तो उस केस में पेशेंट की बायोप्सी आती है, तो वो बायोप्सी सैंपल जो है वो भी आप फर्दर उसे स्मेयर बना के माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली एग्जामिन करेंगे। तो उस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मीन सैंपल चाहे वो आपके पास जो भी आया वो बायोप्सी की फॉर्म में है, या आपके पास स्किन लेयन्स में से कोई पास है, कोई फ्लूइड है, या डायरेक्ट आपके पास कोई जैसे स्किन स्क्रैपिंग्स या इस तरह से टिश्यू फॉर्म में आए, तो वो आप लोग डायरेक्ट जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे मीन विदाउट एनी स्टेनिंग, तो वो आपके पास क्या आता है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मीन कोई स्टेन अप्लाई नहीं की, कोई टेक्निक, कोई एंटीजन या कोई एंटीबॉडी का यूज़ नहीं किया, बस वो सैंपल आया और उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया, उसमें यीस्ट और हाइफी को और उनकी शेप से मीन उनकी मॉर्फोलॉजी की देखेंगे कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि ये हमारे पास यीस्ट फॉर्म आ रही है, और यीस्ट है तो किसकी है, या हाइफी फॉर्म आ रहा है तो हाइफी कौन सी फंगस की हाइफी है। तो जैसे आप CSF आ गया तो आप लोग जो है उसमें देखेंगे आपके पास कहेंगे कि क्रिप्टोकोकस आ गया, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों ने कहा था कि बैक्टीरिया को तो हम लोग डिफरेंट मैनर्स में कल्चर करते हैं, इनरिच मीडिया है, सेलेक्टिव मीडिया है, इसी तरह हम लोगों ने कहा था डिफरेंशियल मीडियाज हैं, डिफरेंट टाइप्स की, ब्लड एगर हुआ फॉर एग्जांपल, आपके पास इनरिच मीडिया की एग्जांपल है, न्यूट्रॉन एगर है। इसी तरह वायरसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि उनके लिए हमें कौन सा कल्चर मीडिया चाहिए होता है। हमने कहा था वो ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करते, वो किस पे ग्रो करते हैं, उन्हें टिश्यू कल्चर या एक सलाइन कल्चर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो फंगल भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको भी हम लोग फेवरेबल कंडीशन अप्लाई करके इन द कल्चर मीडिया ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो फंगस के लिए जो नॉन सेलेक्टिव मीडिया हम कह सकते हैं कि मीन स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे भी सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव वो आता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही नॉन सेलेक्टिव मीडिया जो है वो आप लोगों के काफ़ी है कि फंगस को हम मोस्टली जब नॉर्मली ग्रो करते हैं तो वो किस पे करते हैं, BHI मीडिया पे। BHI स्टैंड फॉर ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया। ये ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन मीडिया पे हम फंगस को ग्रो करेंगे, वहाँ पे जो ग्रोथ आएगी वो ग्रोथ उठाएंगे और अगेन स्मेयर बना के डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू उसे एग्जामिन करेंगे।
लेकिन क्या है कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ने हम सैंपल से डायरेक्ट लिया है, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि मे बी हमारे पास सिर्फ फंगस के कुछ स्पोर्स हों या कुछ हाइफी या यीस्ट फॉर्म प्रेजेंट हैं जो हम लोगों से मिस हो गए हैं। लेकिन जब हम उन्हें कल्चर कर लेते हैं तो आप लोगों को पता है कल्चर में हमारे पास वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को उसे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 to 14 डेज। 5 to 14 डेज क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरिया है उनका याद हो तो हम लोग क्या कहते हैं, इन द नेक्स्ट 24 आवर जो है वो ग्रोथ आ जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया 24 घंटे के बाद वो उनकी इनफ कॉलोनीज आ जाती हैं। बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट फंगस से बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। फंगस हमारे पास क्योंकि यूकैरियोटिक है, इनका ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया बहुत कम है। दैट्स वाई हम लोगों को कम से कम 5 से 14 दिन तक का जो टाइम है वो ग्रोथ तक के लिए देखना है। मीन 5 दिन के बाद आप प्लेट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ आई है या नहीं। जबकि बैक्टीरिया के केस में हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 12 आवर या 24 आवर्स, फिर उसके बाद 48 आवर्स, इस तरह से हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इस केस में आफ्टर 5 डेज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्लेट को। अब कंडीशन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 पे भी कुछ फंगल जो है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। मीन एंटीजन डायरेक्टली आपने क्या किया, एंटीजन को डिटेक्ट किया बाय मीन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। एंटीजन को डिटेक्ट कर लें वो बाय यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज। मीन एंटीबॉडी को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिंग वर्म के लिए, या हम लोग कहते हैं कि स्पर्जिलस को डायग्नोज करना है, स्पर्जिलोसिस है एक बंदे को और स्पर्जिलस को डायग्नोज करना है, तो स्पर्जिलस की अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वहाँ पे सैंपल में करेंगे लीव, और आप लोग फैमिलियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एज अ रिजल्ट हम लोग उसको डायग्नोज कर लेते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी यही है, यही एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को यूज़ करके। और एंटीबॉडी जहाँ पे डायग्नोज करनी हो, सीरोलॉजिकल में क्या है हमारे पास, हम लोग एंटीबॉडीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट के सीरम में हम लोग उसके एंगेज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ देखते हैं। तो उसी तरह से जैसे एंटीजन को डायग्नोज किया, इसी तरह एंटीबॉडीज़ को डायग्नोज करते हैं विद द एड ऑफ एंटीजन। मीन एंटीजन को यूज़ करके आपने क्या किया, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मीन आप लोगों को पता है कि हर एक चीज़ का न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमंस में भी देखें तो आप लोगों ने कहा होगा डीएनए टेस्टिंग करते हैं, तो इसी तरह फंगस में भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोब को यूज़ किया जाता है। प्रोब हमारे पास एक्चुअली डीएनए का ही थोड़ा सा शॉर्ट सीक्वेंस होता है जिस पे ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग हुई होती है। ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं ए टी और पी, ये जो हमारे पास डिफरेंट आ रही होती हैं, एडिनोसिन ट्राइसिन सिस्टीन और जी, ए टी सी जी, ये डिफरेंट टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड जो अमाइनो एसिड हमारे पास हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये बाइंड होते हैं। और वो प्रोब एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस बनना होता है और उसके अगेंस्ट डीएनए का सीक्वेंस हम लोग देखते हैं जहाँ पे वो बाइंड हो जाए, तो एज अ रिजल्ट हम लोग उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जैसे हर ह्यूमन का न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो 99.9% जो है वो अगर सेम हो भी तो 0.1% जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसी तरह फंगस के केस में भी वो हर एक फंगस का डिफरेंट होता है और हम लोग प्रोब यूज़ करके उस न्यूक्लिक मटेरियल को देखते हैं कि ये कौन सी फंगस का न्यूक्लिक मटेरियल है। जिस फंगस का न्यूक्लिक मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे फर्दर डायग्नोज करते हैं। और एक और मेथड है हमारे पास स्टेनिंग इन माइकोलॉजी। मीन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो हमने किया, लेकिन डायरेक्टली मे बी कि हम लोगों से वो फंगस मिस हो जाए, तो माइक्रोस्कोपी के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं। मीन उन अपना जो सैंपल है उसे स्टेन करेंगे, जैसे बैक्टीरिया के केस में किया था हम लोगों ने, स्टेनिंग करेंगे और फिर फर्दर उसे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आपको पता है स्टेनिंग से क्या होता है, हमारे पास कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है ना, उस कंट्रास्ट से हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई यीस्ट या हाइफी आ रहे हैं या नहीं। अब हम लोगों का जो इन डिटेल डिस्कस करना है वो है हमारे कोर्स में
स्टेनिंग इन माइकोलॉजी, कि माइकोलॉजी में फंगस में हमारे पास कौन कौन सी स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट हमारे पास वेट प्रिपरेशन, जो नॉर्मली स्टेनिंग मेथड्स में ही हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि जो फंगस को डायग्नोज करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है वेट प्रिपरेशन। वेट प्रिपरेशन में क्या होता है, हमारे पास फंगल स्पेसिमेन को हम लोग विजुलाइज करते हैं बाय वेट माउंट टेक्निक थ्रू सस्पेंशन ऑफ द कल्चर इन आइदर वाटर और सलाइन मिक्स विद अल्कली टू डिजॉल्व बैकग्राउंड मटेरियल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेट के नाम से ही आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ के हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वेट प्रिपरेशन मीन यहाँ पे हम लोग कोई वाटर लाइक चीज़ यूज़ करेंगे जो उसे वेट करेगा, उस सैंपल को वेट करेगा, एज अ रिज़ल्ट हम लोग क्या कर लेंगे, उसे फर्दर एग्जामिन कर लेंगे। ये मोस्टली जो वेट प्रिपरेशन की टेक्निक है ये हेयर्स, नेल्स और स्किन स्क्रैपिंग्स के लिए होती है। इन्हें हम पहले क्या करते हैं, H2SO4 में जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हम लोग उसे डालते हैं। तो आपको पता है एसिड क्या करता है, केराटिन मटेरियल जो है वो नेल्स में भी होता है, हेयर्स में भी होता है और स्किन में भी, वो उसे डीनेचर कर देता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे वो जो हेयर्स या जो स्किन स्क्रैपिंग्स हैं या हमारे जो नेल्स हैं वो हमारे पास एक स्पंजी मटेरियल बन जाता है। मीन उनकी वो रिजिडिटी जो है वो उस तरह से नहीं रहती, वो हमारे पास एक मैश वर्क सा बन जाता है। वो सैंपल हम वहाँ से लेंगे, उस सैंपल को फंगल स्पेसिमेन कैन बी विजुलाइज यूजिंग वेट माउंट टेक्निक थ्रू सस्पेंशन ऑफ द कल्चर। या तो हम लोग को जो कल्चर सैंपल आपके पास कल्चर पे आया हुआ है, आपने कल्चर लगाया BHI पे और वहाँ से आपने कल्चर उठा के तो आप क्या करते हैं, उसे सलाइन में वाटर सलाइन या वाटर में ऐड करते हैं विद अल्कली टू डिजॉल्व द बैकग्राउंड मटेरियल। अल्कली हमारे पास यहाँ पे मोस्टली कौन सा होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कल्चर उठाया या वो जो सैंपल हमारे पास स्किन या हेयर्स के थे उन्हें हमने H2SO4 के साथ उसे एक स्पंजी मटेरियल बना के मीन उसे मैश वर्क सा बना के वो सैंपल लेंगे और उसे हम लोग सलाइन में, नॉर्मल सलाइन जो हमारे पास होता है उसमें मिक्स करेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ये होता है वेट प्रिपरेशन मीन वेट माउंट बनाना होता है। वेट माउंट जो है बनाने का तरीका यही है कि सैंपल लो कल्चर से उसे वाटर या नॉर्मल सलाइन मीन नॉर्मल सलाइन वाटर नहीं होता, नॉर्मली नॉर्मल सलाइन जो है यूज़ करते हैं और साथ में एक ड्रॉप आप किसका डालते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। जो कह रहे हैं अल्कली यूज़ करनी है तो यहाँ पे अल्कली मोस्टली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते हैं। उसमें मिक्स करके फिर आप उसे कवर स्लिप रखें और माइक्रोस्कोप में देख लें, या हमारे पास उसमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी हो जाता है इसका। मीन जो हम लोग डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं फंगस को यीस्ट और हाइफी देखने के लिए, तो वो यही मेथड यूज होता है। फिर क्या है, द डाइज नॉन स्पेसिफिकली स्टेन द फंगल मटेरियल्स। या तो आप डायरेक्टली उसे यहाँ तक देख भी सकते हैं, इन केस आपको लग रहा है कि हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फंगल की वो टाइप है जो हम लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उसके साथ जो है वो डिफरेंट स्टेन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। Here the dyes non-specifically stain the fungal material which increase the contrast with the background and permits examination of the detailed structure. In case आपको पहले तो आप सिंपल उसे डायरेक्ट एग्जामिन करेंगे। ये वेट प्रिपरेशन होता ही डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए आपने सैंपल लिया, इसकी वेट प्रिपरेशन बनाई। वेट प्रिपरेशन कैसे बनाई, उसे सैंपल लिया थोड़ा सा लूप के साथ, वायर लूप के साथ सैंपल लो, जैसे बैक्टीरिया का पिकअप करते हैं, फिर उसको हम लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके ऊपर से ड्रॉप KOH डालेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे कवर स्लिप रख के। इन केस आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रास्ट बैकग्राउंड हमारा ये हमारे पास फंगस को जाके डायरेक्टली स्टेन नहीं करेगा, तो मीन स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करते। यहाँ पे हम लोग सिंपल स्टेन करते हैं कि वो यीस्ट है या हाइफी है तो वो स्टेन हो जाए और हमें नज़र आ जाए, इन आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। ये नहीं है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है कि एक फंगस की टाइप को स्टेन करे और दूसरी को ना करे। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेनिंग टेक्निक होती है कि आप सिंपल जो है स्मेयर बनाओ, माइक्रोस्कोप में देखो, या आप स्टेन भी कर सकते हो, मीन द डाई यूज़ करो और वो क्या करेगी, फंगस के सेल वॉल को स्टेन करके
हमें बस एक कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है कि जी ये हाइफी है और ये यीस्ट है। इसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट। मैंने आप लोगों को इधर ऊपर बता दिया था कि हम लोग क्या करते हैं, अल्कली जो यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा हम लोग कुछ स्टेनें हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ करके। डायरेक्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट भी यूज़ करते हैं, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, और एक और भी आती है हमारे पास कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू। ये दोनों स्टेन यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू यूज़ करें या कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू। आपकी बुक में जो रेफरेंस बुक है उसमें कैल्कोफ्लोर और लैक्टोफिनोल दोनों की डिटेल मौजूद है। तो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू या आपके पास कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू है, इन दोनों का फिनोमिना जो है वो सेम है। और एक और है हमारे पास इंडिया इंक माउंट। ये तीनों टेक्निक्स जो हैं ये एक्चुअली हमारे पास इसी वेट प्रिपरेशन के मेथड के थ्रू होती हैं। मीन हमने क्या किया कि वो सैंपल लिया कल्चर से, फंगस का सैंपल उठाया, उसमें नॉर्मल सलाइन डाला, नॉर्मल सलाइन डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो वहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप डालते हैं, प्लस कभी हम लोग लैक्टोफिनोल या कैल्कोफ्लोर कॉटन ब्लू का एक ड्रॉप डालेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। या इंडिया इंक माउंट, इंडिया इंक माउंट हम लोग मोस्टली जो है वो क्रिप्टोकोकस के लिए यूज़ करते हैं, जो CSF में फंगस की टाइप होती है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि CSF में फंगस कौन सी थी, बैक्टीरिया जो था वो हमारे पास निशेरिया मेनिनजाइटिस था, फंगस हमारे पास कौन सी थी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लोग इंडिया इंक माउंट, ये डाई है जो हम लोग वेट प्रिपरेशन में जो है वो एक ड्रॉप इसका डालते हैं, इनको मिक्स करते हैं और अंडर द माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास क्या था इधर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट। तो ये देखते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट का भी यूज़ करते हैं और उसका मेथड क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू डिसॉल्व प्रोटीनियस material and facilitate detection of fungal element that are not affected by strong alkali solution। क्या हुआ हमारे पास, हमने पहले कहा था वेट माउंट में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, अल्कली सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमने कहा था कुछ डाइस भी यूज़ करते हैं। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी उसी तरह होगा कि कल्चर सैंपल लेंगे, नॉर्मल सलाइन में मिक्स करेंगे, वो जो भी अल्कली आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे, प्लस आप क्या यूज़ करेंगे, 10 to 20% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यू हैं उनमें जो प्रोटीन है उसको डिसॉल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारी नेल्स में केराटिन है, हेयर्स में केराटिन है, स्किन में केराटिन है, तो ये उसे क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे पास जो फंगस है वो उनको जब डिसॉल्व कर देगा, एज अ रिज़ल्ट जो फंगल एलिमेंट है वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो गया। वहाँ पे जो इन केस कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो वहाँ पे वो जो फंगस है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्लियर होगी। एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को वो विजुअलाइज करना ईजी हो जाएगा। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन हम यूज़ करते हैं वो 10 to 20% होती है। मीन आपने वो सैंपल लिया जो कल्चर से फंगस का, प्लस उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड किया, और उसके बाद आप क्या डालेंगे, 10 to 20% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक ड्रॉप उसका। 10 to 20% ही यूज़ करते हैं, लेकिन इन केस कोई बहुत ही हार्ड टिश्यू है आपके पास, या वो आपके जो नेल्स हैं जिसके लिए हैं उनमें प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मेन पर्पस क्या है, ये डिसॉल्व करता है प्रोटीनियस कंपोनेंट को टिश्यू में। तो जो टिश्यू है अगर इन केस आपको लग रहा है कि उसमें प्रोटीनियस कंटेंट ज़्यादा है, वो 10 to 20% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से डिसॉल्व नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, 40% हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। या इन केस आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पुराना हो चुका है तो फिर आपको 40% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक ड्रॉप यूज़ करके उसमें माइक्रोस्कोपी करेंगे। In unstained preparation, potassium hydroxide, the fungal structure may be enhanced by using a phase contrast microscope। माइक्रोस्कोपी की टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो फेज कंट्रास्ट में क्या होता है, अनस्टेन्ड मटेरियल जो होते हैं वो एक कंट्रैक्ट फेज बनते हैं, मीन उनका कंट्रास्ट क्लियर लाइट और डार्क बैंड से बनते हैं, उनसे हम लोगों को ये
फिर क्लियर हो जाता है कि ये हमारे पास हाइफी है या यीस्ट पड़ी है, फिर कौन सी टाइप की है। दिस मेथड इज क्विक, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये मोस्टली हमारे पास आजकल जो लैब में यूज़ हो रहा है तो वो यही मेथड यूज़ होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सिंपल, इसमें सिर्फ हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है और वो भी वन ड्रॉप ऐड करके हम लोग इजीली इसे एग्जामिन कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स जिनमें हमें स्पेशल चीज़ें भी चाहिए होती हैं, फिर स्पेशल टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ। तो ये हमारे पास सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है और इजी है। मेथड, इसका मेथड क्या है हमारे पास, मैंने आप लोगों को खैर साथ में पहले ही बता दिया है। तो उसमें क्या है, प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद अ पास्चर पेपर। पास्चर पेपर हो या आपके पास जो भी हो, आपने क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है और उसके बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कल्चर, वो जो आपने कल्चर ग्रो किया हुआ है जहाँ पे फंगल ग्रोथ की हुई है, या इनकेस आपने सैंपल ही डायरेक्ट जो हेयर्स हैं नेल्स हैं उनको आपने H2SO4 के साथ एक वो मैश वर्क सा बनाया हुआ है, वो आप लेंगे, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएंगे रूट के साथ, और उस इन दोनों को आप क्या करेंगे, कवर स्लिप पे रखेंगे और इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप क्या देखेंगे, पुट अ क्लीन कवर स्लिप ओवर द ड्रॉप। ये अच्छा, स्लाइड के ऊपर क्या किया, KOH रखा, एक ड्रॉप डाला, उसके बाद उसमें वो कल्चर ऐड करके इनको मिक्स करेंगे। जब वो मिक्स हो जाए तो फिर आपने ऊपर कवर स्लिप अप्लाई करनी है, लेकिन वहाँ पे आपने ये अवॉइड करना है कि बबल ना बने। क्लियरिंग कैन बी clearing can be hastened by gentle heating of the slide, but it is best avoided. मीन अगर आपको लग रहा है कि वो जो हमारे पास KOH है वो अपना एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आप थोड़ा सा नीचे से हीट अप्लाई कर दें, जैसे AFB स्टेनिंग में करते हैं, और इसे फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। वहाँ पे आपको यीस्ट और हाइफी नज़र आएंगे। वो यीस्ट और हाइफी, इन केस हाइफी है तो हाइफी में आप देखेंगे सेप्टेट हाइफी है या नॉन सेप्टेट हाइफी है। फिर वो जो सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफी आई है, आप उसे फर्दर जो है उसे आगे देखेंगे कि ये हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी मॉर्फोलॉजी की है क्या है, उस मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फंगस की टाइप है। लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू वेंट माउंट, सेम वही फिनोमेना जो हमारे पास KOH का था, वही लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू का भी होता है। लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास नॉर्मली यूज़ की जाती है फंगल कल्चर के लिए, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये हमारे पास क्या करती है, स्टेन कर देती है, मीन ये थोड़ा सा कलर्ड कर देगी, और ये हमारे पास क्या करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फंगस है एक्चुअली, उसे किल कर देती है। जब फंगस किल हो जाती है तो मीन उसके जो स्पोर्स हैं उनकी मूवमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, एज इट इज़ वो जो बैकग्राउंड है उसके साथ एडहेजन हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट हम लोग उसे ईजीली जो है वो देख सकते हैं। और साथ में ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। यहाँ पे हमारे पास लेक्टोफिनोल का काम क्या होता है, फिनोल क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को किल करता है, मीन उस फंगस की टाइप को किल करता है, और जो हम लोगों ने वहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ किया है वो फंगस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मीन फंगस की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। और हम लोगों को पता है कि जो फंगस की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटन से। तो ये हमारे पास जो काइटन है, ये कॉटन ब्लू के साथ स्टेन हो जाती है, मीन कलर्ड हो जाएगी, और वो हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ब्लू कलर हमें इजीली आइडेंटिफाइड होता है। अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और KOH के साथ भी, मीन जैसे हम लोगों ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये जो मेथड किया था, इसी तरह ये सारे स्टेप्स करने हैं, और उसके बाद वन ड्रॉप आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू का ऐड कर देना है। ये हम लोगों की अपनी आसानी है कि हम लोग फंगस को ईजिली आइडेंटिफाई कर लें। मेथड सेम वही है जो हम लोगों ने इसके लिए किया था, KOH के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया इंक वेट माउंट। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो CSF में फंगस होती है, उसकी वो थोड़ी सी हार्ड, और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसको नॉर्मली ये लैक्टोफिनोल या फिर जो कैल्कोफ्लोर है ये उसे फिक्स नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई उसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
इंडिया इंक माउंट। इंडिया इंक माउंट जो है ये सेम प्रोसेस है, फिनोमिना वही है जो हमारे पास लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू का है, सिर्फ ये है कि ये स्पेसिफिकली CSF के लिए, CSF में क्रिप्टोकोकस को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। Method: add a small drop of India ink in a smear. Place a cover slip over the smear and press it gently to obtain a thin mount. If India ink mount is so thick, dilute it with 50% with saline. मीन कि अगर आपके पास ये जो स्टेन आई है ये ज़्यादा थिक है तो आप इसे डाइल्यूट कर लें। Allow the preparation to stand for few minutes to settle. Scan under low power और वो हम लोग 40x पे, आप लोगों को पता है कि जितने भी कवर स्लिप वाले मटेरियल्स हैं उनको उसमें देखते हैं। लेकिन क्या है कि आपने इससे पहले क्या करना है, सैंपल लेना है, KOH का 1 ड्रॉप लेंगे, उसमें आपने अपना वो सैंपल जो कल्चर CSF का है वो आप लोग मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 ड्रॉप ऑफ इंडिया इंक माउंट ऐड करके फर्दर वही स्टेप करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने क्या कहा था कि वेट टेक्निक मीन वेट मेथड KOH के थ्रू करेंगे। दूसरे जो हमारे पास हैं वो ये भी है कि हम डिफरेंशियल स्टेन्स भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेन्स मीन कि हमारे पास इन केस एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक लंग्स की बायोप्सी आती है और हम लोगों ने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे फंगस की कौन सी टाइप है, मीन या वहाँ पे एस्परजिलस भी हो सकती है, वहाँ पे हमारे पास कुछ और भी हैं, कैंडिडा भी आ सकती है, कैंडिडा तो नहीं है लेकिन एस्परजिलस है, और एक दो टाइप और हैं फंगस की जो हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम भी है। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, लंग्स के इन्फेक्शन काज करती हैं। तो ये इन स्पीशीज़ में जो मीन फंगस की कौन सी टाइप प्रेजेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल स्टेन करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेन माइकोलॉजी में जो यूज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप की स्टेन्स, वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स की स्टेन्स यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी है, टोलोडीन ओ भी यूज़ करते हैं, विरट्स आयरन करते हैं, ग्राम जिम्जा और राइट स्टेन, ये हम लोग सारी जो है एज अ डिफरेंशियल स्टेन यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने का मेथड क्या है, कैसे करते हैं, या इनका क्या अफेक्ट है। तो क्या हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन नॉर्मली क्या है, इनकेस हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमसे वो मिस हो जाएगी, वही फंगस की जो सेल्स हैं वो हम लोगों से मिसडाइग्नोज हो सकते हैं। तो इस वजह से जब हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं तो ये स्टेन क्या करती है, ये जो सेल वॉल है उसमें इमीडिएटली हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, मीन काइटन के अंदर इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगी। जब वहाँ पे काइटन को जाके ये स्ट्रेन कर लेगी, काइटन स्टेन होगी, एज अ रिज़ल्ट हम लोग क्या करेंगे, उसे जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। मेथड इसका क्या है कि टेक अ क्लीन स्लाइड, मीन आप लोगों ने ग्लास स्लाइड लेनी है, ग्रीस फ्री हो, प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ सलाइन सोल्यूशन, वही जो आप लोग KOH सोल्यूशन में करते हैं उसी तरह आपने स्लाइड ली, एक ड्रॉप वाटर सलाइन लिया, नॉर्मल सलाइन, और उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा वो जो कल्चर आपने लगाया हुआ है फंगस का, या वो डायरेक्ट सैंपल से भी आप पिकअप कर सकते हैं, आप वो सैंपल उसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद वो आप उसका वो मैश वर्क बना के स्मेयर बनाएंगे और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ये डिफरेंट स्टेन्स हैं जो हम लोग माइकोलॉजी में यूज़ करते हैं एज अ डिफरेंशियल स्टेन, मीन KOH का स्मेयर बनाया और उसके बाद हम लोग उसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो ये हम लोग डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग इतना उस पर नहीं जाते क्योंकि ये हमारे पास कुछ ही टाइप्स हैं जो हमारे पास सिस्टमिक माइकोसिस काज कर रही हैं, या जैसे हम लोगों को अब रिंग वर्म हुआ है तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकली भी डॉक्टर जो है वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि ये हमारे पास कौन सी टाइप है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारे पास फंगस के यीस्ट सेल आ रहे हैं या हाइफी आ रही है, मीन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम लोग ज़्यादा बेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू इसमें हम लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग। फिर हमारे पास जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो भी हम लोग मोस्टली इनके लिए एक ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो किस चीज़ का होगा, इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी का। अपनी रेफरेंस बुक साथ साथ में देखते रहा करें।